ये है बोलते पन्ने और आप सुन रहे हैं आज के अखबार, ताकि आप जान पाएं स्याही से रंगे पन्नों में छपी खबरों का सच। जब दिल्ली पूरी दुनिया के ताकतवर नेताओं की मेजबानी के लिए तैयार है, तो इस दिन को अखबारों ने किस तरह कवर किया? G20 में भारत की चुनौतियां क्या हैं? वह किन बड़े प्रयासों का मंच बन सकता है? नई दिल्ली आ रहे बाइडेन से मोदी की मुलाकात कब होगी? मोदी के किस कदम की पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सराहना की? IIT के निदेशक के घोर अवैज्ञानिक बयान की इतनी चर्चा क्यों है? और एक गांव तक पानी पहुंचाने वाले डीएम का योगी सरकार ने क्यों तबादला किया? यही कुछ मुद्दे 8 सितंबर के हिंदी और अंग्रेजी के प्रमुख अखबारों में मुख्यतः से प्रकाशित हैं। नमस्ते, मैं हूं शिवांगी, ये है बोलते पन्ने और चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। आज के सभी अखबारों ने प्रधानमंत्री मोदी के ईस्ट एशियन और आसियान समिट में दिए गए बयान को प्रमुखता से छापा है। चीन की ओर से जारी किए गए मानचित्र में भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा दर्शाने के मामले पर जारी विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना चाहिए, ताकि सभी देशों की संप्रभुता और प्रादेशिक अखंडता या टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को मजबूत किया जा सके। मोदी ने यह बात जकार्ता में आयोजित ईस्ट एशिया समिट के दौरान कही। इस समिट में चीन का प्रतिनिधित्व वहां के प्रीमियर ली क्वांग ने किया है, जो कि G20 समूह की बैठक के लिए भारत भी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस समिट के बाद इंडियन आसियान समिट में भी शिरकत की, जहां उन्होंने कहा कि यह सदी एशिया की है और उन्होंने 12 सूत्री योजना रखी, जिससे एशियाई सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा मिल सकेगा। ईस्ट एशिया समिट से जुड़ी एक तस्वीर सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित की है, जिसमें पीएम मोदी और उनके मलेशियाई समकक्ष हाथ मिलाए हंस रहे हैं। साथ ही अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी मौजूद हैं। इसके अलावा एक बेहद शानदार तस्वीर इसरो के हवाले से प्रकाशित की गई है, जिसमें भारतीय सौर अभियान आदित्य L1 ने एक सेल्फी ली है। इसमें बड़ी सी पृथ्वी और चंद्रमा की सूक्ष्म आकृति को देखा जा सकता है। 8 सितंबर के अखबारों में G20 से जुड़ी खबरों में एक अहम खबर यह रही कि राष्ट्रपति की ओर से आयोजित हो रहे रात्रि भोज में देश के प्रमुख विपक्षी दलों के अध्यक्षों को नहीं बुलाया गया है। नहीं बुलाए जाने वाले लोगों में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हैं, जिनकी रैंक कैबिनेट मिनिस्टर जैसी है। यह बात टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने पहले पन्ने की खबर में बताई है। साथ ही अखबार ने कहा है कि G20 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के सम्मान में रखे गए इस भोज में भारत के कैबिनेट मंत्री, बिजनेस लीडर व सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों के शिरकत करने की संभावना है। हालांकि विपक्षी दलों के सरकार वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। G20 समूह देशों की फाइनल बैठक के बाद मीडिया के लिए जारी होने वाले साझा बयान को लेकर ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका संयुक्त रूप से भारत की मदद कर रहे हैं। असल में पश्चिमी देशों की मांग रही है कि अंतिम या साझा बयान में यूक्रेन युद्ध के मामले को शामिल करते हुए रूस की आलोचना की जानी चाहिए। रूस और चीन ऐसे किसी भी कदम का विरोध करते आए हैं। ऐसे में भारत के सामने एक बड़ी चुनौती है कि क्या साझा बयान जारी हो पाएगा। पिछले साल भी इसी कारण बाली में G20 सम्मेलन के बाद साझा बयान जारी नहीं हो सका था, जो कि G20 के इतिहास में पहली बार हुआ। इसी स्थिति से बचने की चुनौती भारत के समक्ष है, और अगर यहाँ फाइनल स्टेटमेंट जारी हो जाता है तो माना जाएगा कि भारत अपनी अध्यक्षता में सभी G20 देशों के बीच सहमति बनाने में कामयाब रहा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने पर खबर लगाई है कि आम सहमति बनाने के लिए अंतिम क्षणों तक प्रयास किया जा रहा है, जो दर्शाता है कि इस मामले पर सहमति बनाना कितनी बड़ी चुनौती है। लेकिन अभी वार्ता जारी है, इसलिए उम्मीद बरकरार है। इसके अलावा अफ्रीकी यूनियन को G20 में शामिल करवाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस साल जून में मोदी ने सभी G20 सदस्य देशों को पत्र लिखकर कहा भी था कि अफ्रीकी यूनियन को इस समूह का स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए।
इस मामले पर भी टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रमुखता से खबर लिखी है और बताया है कि अगर भारत अपनी अध्यक्षता में साझा बयान जारी करवाने में सफल नहीं भी रहता है तो वह अफ्रीकी यूनियन को G20 में शामिल करवाकर अपनी अध्यक्षता को सफल साबित करने का प्रयास करेगा। अफ्रीकी यूनियन के G20 में शामिल होने की खबर को द हिंदू ने भी पहली खबर बनाया है और लिखा है कि चीन और रूस के अधिकारियों की इस पर सहमति है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि इस बड़े कदम के बाद क्या इस समूह का नाम G21 या G21 हो जाएगा। G20 को लेकर द हिंदू ने एक अन्य खबर भी दी है कि यूक्रेन रूस युद्ध के चलते अनाज की किल्लत का जो सामना दुनिया भर को करना पड़ रहा है, इस स्थिति में सुधार के लिए नई दिल्ली एक मंच बन सकता है। खबर है कि ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव नामक पहल को पुनर्जीवित करने के लिए यूएन जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस दिल्ली में G20 समूह के इतर वैश्विक नेताओं के साथ बातचीत कर सकते हैं। बीते जुलाई में रूस और यूक्रेन के बीच यह संधि समाप्त हो गई थी, जो कि अनाज के निर्यात से जुड़ी है। इससे दुनिया भर के खाद्यान्न आपूर्ति को झटका लगा है। द हिंदू ने अपनी खबर में गुटरेस के गुरुवार को दिए बयान को जोड़ा है, जिसमें बताया गया है कि यूएन इस मामले को सुलझाने में गहनता से लगा है। द हिंदू का विश्लेषण है कि इसका अर्थ हो सकता है कि यूरोपीय यूनियन और अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद आर्थिक बाजार में रूस की पहुंच को बढ़ावा दिया जाए, जिसके बदले में रूस से यह गारंटी ली जा सकती है कि यूक्रेन के अनाज भरे जहाजों पर रूस बमबारी नहीं करेगा। आपको बता दें कि रूस दुनिया का सबसे बड़ा और यूक्रेन 5वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। इसके अलावा सभी अखबारों ने जो बाइडेन के 8 सितंबर को भारत आने और पीएम मोदी के आवास पर द्विपक्षीय वार्ता करने की खबर को प्रमुखता से लगाया है। अमर उजाला ने इस मामले में लिखा है कि बाइडेन 3 देशों के दौरे में सबसे ज्यादा वक्त भारत में ही रहेंगे। बाइडेन से मोदी की मुलाकात बीते जून में हुई थी, तब वे अपनी पहली अमेरिकी स्टेट विजिट के लिए वहां गए थे। बाइडेन जर्मनी से होते हुए शुक्रवार की शाम को नई दिल्ली पहुंचेंगे और शनिवार को G20 के पहले सत्र वन अर्थ और अगले सत्र वन फैमिली में मौजूद रहेंगे, जबकि शुक्रवार की शाम को ही मोदी से इनकी मुलाकात होनी है, ऐसा अखबार लिखता है। दैनिक जागरण ने अपने पहले पन्ने की खबर बनाई है, वैश्विक नेताओं के स्वागत के लिए भारत तैयार। इंडियन एक्सप्रेस ने इसी को लेकर एक सिंगल कॉलम में ये जानकारी भी दी है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर भारत ने अमेरिका के सामने ये पक्ष रखने का मन बनाया है या प्रस्ताव दिया है कि क्रिप्टो करेंसी को बैन ना किया जाए, बल्कि उसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाए। इसके अलावा घरेलू राजनीति में चल रहे सनातन धर्म के विवाद को लेकर अंग्रेजी के अखबारों ने प्रमुखता से खबर दी है, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है कि स्टालिन पहली बार अपने बेटे के बयान के बचाव में उतरते आए हैं। और हिंदुस्तान टाइम्स ने इस बात को लिखा है कि इस मामले पर इंडिया ब्लॉक, जो विपक्षी दलों का गठबंधन है, इंडिया ब्लॉक की स्थिति असहज है। इस मामले में शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा है कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने का अधिकार किसी को नहीं है और उदयनिधि एक मंत्री हैं, उन्हें ऐसे बयान से बचना चाहिए। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि कांग्रेस सर्वधर्म समभाव की भावना को मानती है और संविधान में भी सभी धर्मों को एक समान माना गया है। दूसरी ओर स्टालिन ने प्रधानमंत्री के उस बयान की आलोचना की है जिसमें कहा गया है कि सनातन धर्म को लेकर आए बयान का सही ढंग से जवाब दिया जाना चाहिए। हिंदुस्तान टाइम्स ने स्टालिन के बयान को पहले पन्ने पर प्रमुखता दी है। द हिंदू ने भी प्रमुखता दी है और लिखा है कि इस मामले पर विवाद शुरू होने के बाद पहली बार उदयनिधि के बयान के समर्थन में वे आए हैं और उन्होंने कहा है कि उदयनिधि ने सनातन धर्म के उन सिद्धांतों के खिलाफ अपने विचार दिए जो कि दलितों, आदिवासियों और महिलाओं के खिलाफ असमानता से जुड़े हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की बनाई सोशल मीडिया भीड़ ने बयान को बदलकर कह दिया कि सनातन धर्म का खात्मा कर दिया जाए, जबकि उन्होंने अपने भाषण में कहीं जिनोसाइड शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। बता दें कि उदयनिधि का यह बयान 2 सितंबर को आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय, समानता के खिलाफ है, इसलिए इसे जड़ से उखाड़ देना चाहिए।
यहाँ आपको बता दें कि इस बयान में यानी उदयनिधि के बयान में अंग्रेजी में इरेडिकेट शब्द का इस्तेमाल किया गया है सनातन धर्म के लिए। इस मामले में एक और बयान को अमर उजाला और दैनिक जागरण ने प्रमुखता से छापा है। यह बयान द्रमुक उप सचिव व राजा और सांसद ए राजा का है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म कुष्ठ रोग और एचआईवी की तरह है। यह एक सामाजिक कलंक है। यहाँ बता दें कि तमिलनाडु की राजनीति में सामाजिक असमानता एक बड़ा मुद्दा रहा है। वर्ष 1916 में जब उत्तर भारत में जातीय राजनीति की सुगबुगाहट तक शुरू नहीं हुई थी, तब तमिलनाडु में तमिल दलित और पिछड़ी जातियों को लेकर राजनीतिक आंदोलन अपना रंग जमा चुका था। यहाँ गैर ब्राह्मणवाद की राजनीति हावी रही है। यही कारण है कि भले इस विवाद को लेकर हिंदी प्रदेशों में आलोचना की दृष्टि से देखा जा रहा हो, पर तमिलनाडु की राजनीति में यह एक अहम मुद्दा है। इसी के चलते देखने को मिल रहा है कि वहां से उदयनिधि के बयान की लाइन पर ही लगातार बयान आ रहे हैं। जहां एक और सनातन धर्म में निहित असमानता के आरोप को लेकर बीजेपी का रुख बेहद आक्रामक है, दूसरी ओर संघ के प्रमुख मोहन भागवत का बयान सामने आया है, जिसे द इंडियन एक्सप्रेस ने प्रमुखता से जगह दी है। इसमें मोहन भागवत ने कहा है कि दलितों ने जितना सहा उनके विकास के लिए अगर हमें अगले 200 साल भी सहना पड़े तो हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। यह एक प्रतिशोधी न्याय होगा। नागपुर के अग्रसेन छात्रावास में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जातीय असमानता का इतिहास 2000 साल पुराना है, जिसमें पिछड़ी जातियों का जीवन पशु समान हो गया और हमने इसकी फिर भी चिंता नहीं की। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी इस खबर में कहा है कि उदयनिधि के सनातन पर दिए बयान में जिस असमानता की बात की गई है, उसे देखते हुए आरएसएस प्रमुख का बयान महत्वपूर्ण है। संघ जाति रहित समाज की पैरोकारी करता आया है ताकि हिंदुओं को एकजुट करने के लक्ष्य तक पहुंच सके, लेकिन साल 2015 में मिले झटके के बाद से भगवत जाति आरक्षण पर बोलने में सावधानी बरत रहे हैं। द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक इंटरव्यू 8 सितंबर को खासा चर्चा में रहा, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत ने अब तक सही चीजें की हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी संप्रभुता और अर्थव्यवस्था से जुड़े हितों को सबसे ऊपर रखा और साथ ही शांति की अपील भी की है, जो एकदम सही कदम है। उन्होंने कहा कि वे खुद को खुशकिस्मत मानते हैं कि उनके जीवन काल में वे भारत को G20 सम्मेलन की अध्यक्षता करते देख रहे हैं। बता दें, मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए साल 2008 में G20 समूह अस्तित्व में आया था। ऐसा तब के वैश्विक वित्तीय संकट के निपटारे के उपाय के तौर पर किया गया था। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि वे भारत के भविष्य को लेकर चिंतित से ज्यादा आशावान हैं। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि भारत का भविष्य सामाजिक सौहार्द की मजबूत नींव पर खड़ा होना चाहिए। साथ ही इस इंटरव्यू में उन्होंने शी जिनपिंग के भारत न आने पर निराशा जताई और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय तनाव कम करने और भारत की क्षेत्रीय और संप्रभु अखंडता बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। इंडियन एक्सप्रेस में ही छपी एक अन्य खबर चर्चा में है, जिसमें यूपी के मिर्जापुर जिले की डीएम का तबादला अचानक तब कर दिया गया जब स्थानीय बीजेपी के नेताओं ने उनके एक नेक कदम के खिलाफ सीएम योगी को शिकायत भेज दी। यह मामला लहुरिया दाह गांव का है, जो कम वर्षा वाले इलाके में एक पहाड़ी पर बसा है। यहाँ बीते 30 अगस्त को सभी घरों की टंकियों में पानी पहुंचा, जो वर्षों में पहली बार था, क्योंकि गांव के लोग पानी के लिए सरकारी टैंकरों के भरोसे रहते थे, जिसमें प्रति व्यक्ति 50 से 30 लीटर पानी ही उन्हें उपलब्ध होता था। पिछले साल सितंबर में डीएम दिव्या मित्तल ने पोस्टिंग के बाद इस गांव में पानी पहुंचने का काम शुरू करवाया। 9 महीने की मेहनत के बाद गांव वालों के सामने ये सपना साकार हो गया। इसके शुभारंभ के मौके पर डीएम ने एक छोटा सा जल पूजन करवाया और ट्विटर या एक्स पर लिखा कि आज मेरा दिल भरा हुआ है, न सिर्फ गांव में बल्कि मेरे और सभी गांव वालों की आंखों में भी पानी बह रहा है। इस मामले में एक दिन बाद ही मित्तल का ट्रांसफर बलिया कर दिया गया है।
कारण बताया जा रहा है कि बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने सीएम योगी को पत्र लिखकर कहा कि ये उद्घाटन असल में सरकार के किसी नुमाइंदे को या नेता को करना चाहिए था, क्योंकि स्थानीय लोगों को जो लाभ मिला है वो प्रधानमंत्री की हर घर जल योजना के तहत दिया गया है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। हिंदुस्तान टाइम्स में एक अहम खबर महाराष्ट्र से लगी है, जहां मराठा आंदोलन को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ के जालना जिले में 29 अगस्त से भूख हड़ताल कर रहे नेता जरांगे ने कहा है कि राज्य सरकार कुणबी जाति को ओबीसी का दर्जा देने के लिए लगाई गई शर्त को वापस ले। दरअसल एक दिन पहले यहाँ राज्य सरकार ने केंद्रीय महाराष्ट्र क्षेत्र के मराठाओं को ओबीसी कोटा के तहत सर्टिफिकेट जारी करने की अनुमति दे दी थी, लेकिन इसमें एक शर्त जोड़ दी गई कि उन्हें यह लाभ तभी मिल सकता है जब वे वंशावली से जुड़ा सर्टिफिकेट दिखा सकें, जिससे ये साबित होता है कि निजाम शासन के दौरान उन्हें कुणबी के श्रेणी के तौर पर श्रेणीबद्ध किया गया था। इस मामले में आंदोलनकर्ता मनोज जारंगे पाटिल का कहना है कि वंशावली नियमों की शर्त को सरकार वापस ले ले। अब बात करते हैं एप्पल से जुड़ी एक खबर की। हिंदुस्तान अखबार ने चीन में एप्पल के प्रतिबंधों से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है। इस प्रतिबंध का असर एप्पल पर इस तरह पड़ा है कि उसके शेयरों में 2 दिन में गिरावट आ गई है। 2 दिन में कंपनी के शेयर $200 बिलियन नीचे आ गए हैं। असल में चीनी सरकार ने सरकार समर्थित एजेंसियों और राज्य कंपनियों पर एप्पल न इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। चीन सरकार के महकमों में पहले से ही यह प्रतिबंध लागू है। और अब चलते चलते बात आईआईटी मंडी के निदेशक के एक विवादित बयान की, जिसमें वे कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो लैंडस्लाइड व बादल फटने की घटनाओं से विध्वंस हुआ है, इसका असल कारण है वहां के लोगों का मांस खाना। इस खबर को द टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। पिछले साल आईआईटी मंडी के इन्हीं निदेशक का एक और बयान आया था कि भूतों का अस्तित्व है, और साल 1993 में उन्होंने झाड़ फूक करके भूतों को भगाया था। तो ये है हमारी स्थिति, जहां इंजीनियर पैदा होते हैं वहां के निदेशक इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये हाल है हमारे संस्थानों का, जहां पर धार्मिक कट्टरता हावी होती जा रही है और वैज्ञानिक सोच में गिरावट आती जा रही है। तो ये थे G20 शुरू होने से पहले के अखबार। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक अगले एपिसोड के साथ। नमस्कार।